एवरीवन, हाउ आर यू? नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। भाइयों, उम्मीद करता हूँ सारे लोग खुशहाल होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा पूरा विश्व, न केवल भारत, पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि ये एक महामारी है, अगर हमें इस बीमारी को हराना है और हमारे देश को एक बार फिर पुनः पटरी पर लाना है, तो हमें हमारे माननीय सरकार की एडवाइजरी जो भी जारी करते हैं उनकी पालना करनी चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करनी चाहिए। बातें करते हैं। मैं ब्रजेश मीना, पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ, राजस्थान ऑनलाइन टीचिंग पर। यूट्यूब चैनल है राजस्थान ऑनलाइन टीचिंग। भाइयों, मेरा सबसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मिस्टर नितिन का, जिन्होंने काफी कहा था कि जैसा कि मैंने बताया, मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ, हेडमास्टर हूँ मैं, इसलिए मेरे पास टाइम का बहुत अभाव है। और अभाव होने के कारण मैंने भाई नितिन से कहा था कि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया कि सारे छात्र हैं, कोविड-19 चल रहा है, महामारी है, सारा देश से जूझ रहा है, हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। उनका जो टीचिंग लेवल है, वो उनका जो रनिंग लेवल है, वो गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज कोचिंग चलनी भी है। जैसे कि आपको सबको पता है, कोचिंग बंद है और साथ में जो 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी घर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक अच्छा मुहिम चालू करी कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाएं और यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं, उन्हें कंपटीशन के बारे में बताएं। तो वो राजस्थान ऑनलाइन टीचिंग लेकर आए और जो पर आपको सारे चीज़ों के आपको वहाँ पर मिलेंगे, सारे लेसन्स मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट पर आधारित लेसन मिलेंगे। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश से पहले मैं बात कर लूं कि अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगिता। एक बच्चा है, पढ़ा, पहली में एडमिशन लिया, 12th पास की, 12th पास करने के बाद बीए की, बीएससी की, बीकॉम किया, बीसीए किया, इसके बाद बीएड, किसी ने बीएड किया, किसी ने आरएस की तैयारी कर रहा, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा। तो आज जो ये आज की लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में सबसे जरूरी चीज है नौकरी, सर्विस, कि हमें सर्विस चाहिए। लेकिन भाइयों, मैं आपको एक छोटा सा आउट ऑफ टॉपिक एक बात कहना चाहूंगा, एक कहानी सुनाना चाहूंगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आज जनसंख्या पॉपुलेशन की रेट बहुत हाई लेवल पर है, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा है, बच्चे हैं, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है। बेरोजगार आज हमारे पास बहुत सारे हैं। एक कोई विज्ञप्ति निकलती है, 10,000 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी निकली? 10,000 वैकेंसी निकली। उन 10,000 वैकेंसी पर फॉर्म भरेंगे 10 लाख, 10 लाख में से हमें 10,000 में आना है, तब जाके हमें क्या मिलेगी? सर्विस। और 10,000 में आने के लिए हमें मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमें जो अपना आत्मविश्वास है, वो हमें अपने आप, क्योंकि जब तक एक माँ बाप का सपना होता है, जब वो अपने बच्चे को पढ़ाता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी नौकरी करेगा, पढ़े लिख के मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो अपनी जमा पूंजी को, जितनी भी उसने जमा पूंजी की है, वो सारी पूंजी को वो अपने बच्चे को खर्च कर देगा। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उस माता पिता के सपने के लिए, जो वो आपके लिए देख रहे हैं, आप में अपना सपना खोज रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% दें। ये नहीं कि आप घर पर बैठे हो, बस YouTube देखा, स्लाइड किया और बहुत सारी वीडियो देखने लगे। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्पेंड करो
ऑनलाइन टीचिंग करो, अपनी पढ़ाई से जुड़े रहो और आप कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन पुट अप करो। जब भी आपकी कोई यूनियन बनती है तो वहाँ भी आपके अंदर कंपटीशन होना चाहिए, क्योंकि आपके जरिए आपके माता पिता का सपना पूरा होगा। माता पिता, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे काफी उम्मीद लेकर, अगर आप अपने लिए नहीं सोचो तो अपने माता पिता के लिए सोचो। सोचो उन्होंने आपके लिए कैसी कैसी स्थितियों में पैसे इकट्ठे किए हैं, रात दिन मेहनत करके आप उन्होंने खर्च किए हैं, और आप उन पैसे पर अगर जाना पसंद करोगे? नहीं। आप भी ये चाहोगे कि मैं गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करूं। तो गवर्नमेंट सर्विस के लिए मैं एक आपसे कहानी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं मिला हूँ वो बच्चे अधिकतर ये कहते हैं कि सर हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, सर ये प्रॉब्लम बहुत होती है जिंदगी में, लेकिन उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। एक व्यक्ति था, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था, हाई सोसाइटी से बिलोंग करता था। हाई सोसाइटी का मतलब है यानी एक उच्चतम वर्ग का व्यक्ति। उच्चतम वर्ग का मतलब अमीर, पैसे वाला था, बिजनेस करता था। तो वो बिजनेस करने के लिए एक दिन उसकी मीटिंग थी, उसके घर में भी, अब जैसा कि आप समझते हो कि अगर हमें आज की भौतिक सुख सुविधा हासिल करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? पैसे से के जरिए ही भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और पैसे की कब मिलेगा हमें? या तो हम एक सफल बिजनेसमैन कह रहे हैं, या फिर हम एक सफल, हमारी जो पढ़ाई की है हम वो सफल हो और हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तब हम हमारे सपने को भी पूरा कर सकते हैं और अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। तो मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आप अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के सपनों को जरूर उन सपनों पर खरे उतरोगे और उन सपनों को पूरा करोगे। तो बात कर रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति था, वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता था, पारिवारिक संपत्ति थी उसके पास, उसके घर में एसी लगी। क्या लग रही थी? एसी लग रही थी। गाड़ी में भी और एसी, दफ्तर में भी एसी, सारे जगह वो एसी पर जाता था। एक दिन उसने उसको मीटिंग में उपस्थित होना, मीटिंग लेनी। तो मीटिंग लेने के लिए उसे अपने घर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 400 किलोमीटर वो घर से निकला, कहाँ बैठा? गाड़ी में क्या थी? एसी। उसने एयरपोर्ट पर, अपने होम टाउन में एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट की टिकट बुक करा रखी थी। उसकी एक पैसे वाला जो व्यक्ति होता है या कोई भी व्यक्ति हो, अगर सबसे ज्यादा कीमती है तो पैसा कीमती नहीं है, टाइम है, समय। उसने समय की बचत के लिए एयरपोर्ट पे क्या किया था? बाई एयर से जाने का प्लान कर रखा था। किस्मत ऐसी थी कि जैसे ही वो घर से बाहर निकला, ड्राइवर नहीं मिला उसे। यहाँ से उसकी प्रॉब्लम चालू हो जाती है कि उसे ड्राइवर नहीं मिला, ड्राइवर कहीं चला गया। अब उसे मीटिंग में जल्दी पहुंचना था, तो वो कहाँ, उसकी गाइड का टाइम हो रखा था, तो उसने अपनी खुद ही ड्राइव करने की सोची। गाड़ी को मैं ड्राइव करूंगा और वहां पर पार्क कर दूंगा और फिर उधर से लौटता हुआ आऊंगा, गाड़ी को लेकर आ जाऊंगा। वो कहाँ गया? सीधा एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पर किस्मत उसकी ऐसी थी कि एयरपोर्ट पर उस वक्त खराब मौसम होने के कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब खराब मौसम था, फ्लाइट कैंसिल होगी, दूसरी प्रॉब्लम होगी कि अब उसे 400 किलोमीटर जाना था। मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसे जाना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसे करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ता। व्यक्ति ने सोचा कि मैं करोड़ों का नुकसान नहीं करूंगा, तो उसने देखा कि ड्राइवर भी नहीं है जो गाड़ी से जाऊं। नेक्स्ट डे मीटिंग थी, तो उसने क्या किया? खुद ने ही निर्णय लिया कि मैं गाड़ी ड्राइव करके जाऊं। चल दिया वो, यहाँ से चला कहाँ? 400 किलोमीटर दूरी पर उसकी जहाँ मीटिंग स्थान था, मीटिंग वाले स्थान के लिए खुद ही गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था। तो उसे एक जंगल पड़ता था, बीच में बहुत बड़ा जंगल था, दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, कोई कस्बा नहीं। हाईवे पर चल रहा था, अचानक वो एक नदी जा रही थी और पुल से गुजरा। कहाँ से गुजरा? पुल से जाकर यहाँ गुजरा और यहाँ पर उसकी गाड़ी खराब हो जाती, यानी गाड़ी पंचर हो जाती। दूसरी प्रॉब्लम,
पहले से ही प्रॉब्लम में था, उसके सामने केवल एक था कि मुझे तो मीटिंग में पहुंचना है, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसकी गाड़ी पंचर हो गई, अब वो टाइम से और नहीं पहुंची। गर्मियों का समय था। किसका समय था भाई? गर्मियों का। आज तक जो व्यक्ति एसी में रहा है उसने पहले तो ये सोचा कि मैं गाड़ी से उतरूंगा, गर्मी बहुत जबरदस्त है, टेम्परेचर बहुत अधिक है। जिस व्यक्ति ने कभी कठिनाइयों को महसूस ही नहीं किया, जिसने कभी बुरे हालात देखे ही नहीं, उसे तो थोड़ी सी समस्या भी बहुत बेकार समस्या हुई, उसके माइंड ने काम करना बंद। काफी देर वो गाड़ी के अंदर रहा, लेकिन उसके सामने क्या था? करोड़ों का नुकसान था। तो उसने सोचा, जैसे जैसे वो गाड़ी से बाहर निकला, चिलचिलाती हुई धूप थी। अब वो धूप में जैसे ही निकला तो उसके पसीना, कतई पसीना, फिर गाड़ी के अंदर चला गया कि क्या करूं, पर उसके पास विकल्प नहीं था। विकल्प नहीं था तो वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने स्टेपनी देखी कि स्टेपनी, इस गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं स्टेपनी के लिए जाऊंगा, स्टेपनी लगा लूंगा और गाड़ी को ले जाऊंगा। अब उसने ड्राइवर को गाली देना स्टार्ट कर दिया कि ड्राइवर ने आज मेरे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन जैसे ही उसने क्या किया, जैसे तैसे गाड़ी के औजार लिए और उस पहिए को, पंचर वाले पहिए को खोल दिया। पंचर वाले पहिए को खोल दिया। 4 बोल्ट, जैसा कि आपको पता है एक टायर में कितने बोल्ट होते हैं? 4 बोल्ट। 4 बोल्ट खोल दिए, टायर निकाल लिया, गर्मी में नहा लिया, बहुत समस्याओं को वहां समस्याओं में ग्रसित है, पूरी तरीके से उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसने जैसे ही टायर खोल कर डिग्गी में देखा, स्टेपनी नहीं मिली। स्टेपनी नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि यार स्टेपनी नहीं मिली, अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो उसने क्या किया, गुस्से में आके लात मारी और उनमें से वो जो 4 बुल्ट थे वो 4 बुल्ट आगे के नदी में। अब उसके पास बिल्कुल विकल्प, रास्ता ही बंद हो गया कि अब वो पंचर टायर को भी लेकर नहीं जा सकता। ऐसे वाला था, पंचर टायर अगर खराब हो जाए उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब उसके पास ये भी था कि गाड़ी कितने पहियों पर खड़ी होगी? 3 पहियों पर। मैं बता रहा हूं आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में, कि जहां प्रॉब्लम होती है वहां सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन फर्क डिपेंड अपने ऊपर करता है कि अपन सॉल्यूशन को खोज पाते या नहीं कर पाते। तो वहां पर उसके सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गई। वो निकला, गाड़ी की स्टेपनी देखी, स्टेपनी नहीं मिली, बुल्ट भी नदी के अंदर चलेगी। तो वो बैठा हुआ था, परेशान था, गर्मी से, टेम्परेचर से बेहाल था। तभी एक भेड़ बकरी चलाने वाला, गडरिया बोलते हैं जिसे, भेड़ बकरी चलाने वाला ग्रामीण व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, भेड़ बकरी को ले जा रहा था। तो वो भेड़ बकरी वाला व्यक्ति, उसने देखा कि भेड़ बकरी वाला गंवार आदमी, जैसा अपन कहते हैं ना कि अपन एक इमेज बना लेते हैं कि जो व्यक्ति गांव का है वो उसको गंवार मानते हैं, इसलिए गंवार आदमी जाने दो उसको, ये तो मेरी क्या मदद कर सकता है। लेकिन जैसे गांव वालों की सोच होती है, वो आगे से मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। वो गांव वाला आया, उसने देखा कि यार ये आदमी है, परेशान है, इसके पास जाना चाहिए, इसकी परेशानी के बारे में पूछना चाहिए। वो गया और उसने कहा कि भाई आपको समस्या है? उसने कहा कि भाई देख, पहले ही भेजा खराब हो रहा है, भेजा तो मेरा पहले ही खराब हो रहा है और तू और खराब कराने के लिए आ गया। यानी वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम में फंस चुका है, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने कहा कि भाई मेरा दिमाग पंचायत, भाई चल यहाँ से चल। यानी कि भाई बाबूजी आप ऐसा करो, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा परेशान हो, पानी पियो। क्या पियो? पानी। बोतल थी उसके पास, पानी पिला दिया, नदी का ठंडा पानी था, पानी पिया, उसे आराम। उसने कहा कि अच्छा भी, लेकिन ये मेरी मदद नहीं कर सकता। उसने कहा कि भाई फिर भी बता बेटा, अगर कोई समस्या है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कि बाबा तेरे से, जब मेरे से समस्या थी, मैं पढ़ा लिखा आदमी, वेल एजुकेटेड आदमी, बुद्धिमान आदमी, पैसे वाला आदमी, तो मेरे से समस्या सॉल्व नहीं हुई, तो तू कमा रहा है, तेरे से क्या होगी? फिर भी बता बेटा। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पंचर होंगे और मुझे 400 किलोमीटर की दूरी पर फलाना जगह जाना है और मेरी मीटिंग को अगर नहीं पहुंचा तो मुझे करोड़ों का नुकसान। उसने कहा, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा गांव यहाँ से कम 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 12 किलोमीटर दूरी पर आपको पंचर की दुकान मिलेगी, लेकिन 12 किलोमीटर, उसने कहा 12 किलोमीटर में जाऊं कैसे? 12 किलोमीटर में जाऊं कैसे? साधन भी नहीं आया जो मैं टायर को खोल के ले जाऊं। उसका बेटा आप जा सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में हो, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, आप सोच नहीं रहे हो कैसे।
आप ऐसे करो, आपकी जो बचे हुए 3 टायर गाड़ी में जो लग रहे हैं उनमें से एक एक बोल्ट, क्या बोलो, एक एक बोल्ट खोलो, कितने बोल्ट हो जाएंगे, 3 बोल्ट, और उन 3 बोल्टों को किसमें लगा दो, उस पंचर टायर में लगा दो। पंचर वाला टायर खराब हो जाएगा, आपको टायर वहां पर मिल जाएगा। तो आप 3 को लगा दोगे, एक एक बोल्ट अगर कम है तो भी चल जाएगा। सोचा क्या, ये तो मेरी बात सोची नहीं, ये मैंने सोची नहीं। तो उसने कहा तुम ऐसा करो और इसको लगाओ। उसने ठाक से 3 बोल्ट खोले और 3 बोल्ट उसमें लगा के वो कहाँ पहुंचे, पंचर की दुकान पर पहुंचा, पंचर करा के अपनी मीटिंग कर। तो इस कहानी से बेटा मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों चीज मौजूद रहेंगी, लेकिन आपको प्रॉब्लम से, जिस प्रकार से वो व्यक्ति प्रॉब्लम से घबरा गया तो वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सका। सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम को होता है। अगर आपको इसी तरीके से प्रतियोगिता की तैयारी करनी है तो आप ये मत सोचो कि हमें 10 लाख है, फॉर्म भरने वाले कितने हैं, 10 लाख हैं, और सीट कितनी है, 10,000 है, कितनी है, 10,000। अब आप ये सोचने लग जाते हो भाई सीट 10,000 और फॉर्म भरने वाले 10,000 तो बहुत इंटेलिजेंट है, और भी बहुत मेरिट वाले हैं, इतने इतने परसेंटेज वाले। मेरे गांव में 5-10 लोग से व्यक्ति ऐसे हैं, या मेरे शहर में 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो भारत तो बहुत बड़ा देश हो गया, उसमें तो बहुत सारे देश होंगे। तो आपको सोचना यह है कि मैं अकेला व्यक्ति क्या हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, मुझे 10,000 सीटों की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल 1 सीट की आवश्यकता है। कितनी सीट की आवश्यकता है, केवल 1 सीट की आवश्यकता है। आपको कितनी सीट चाहिए, केवल 1। और जिस दिन आप ये सोच जाओगे कि मुझे 1 सीट की आवश्यकता है और इस 1 सीट के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, अपना 100% दूंगा, तो मैं ये कह सकता हूँ निश्चित रूप से आप सफलता से ज्यादा दूर नहीं। तो सबसे पहले मैंने बता दी प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे है। अब मैंने आपको ये बता दूं कि आज जो मैं बता रहा था कि मैं ब्रजेश मीना आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो इंग्लिश सबसे पहले अपने अंदर जज्बा जगाना है। मेरे चैनल पर आपको आने से पहले राजस्थान ऑनलाइन टीचिंग, अपने अंदर एक विश्वास जगा लो कि हम प्रॉब्लम आपके सामने बहुत सारी आएंगी, बहुत सारे आपके बोल्ट खुलेंगे, बहुत सारे आपके टायर पंचर होंगे, लेकिन आपको तो क्या देखना है, सॉल्यूशन देखना है। हर चीज का सॉल्यूशन है अगर आपके दिमाग को आप एकाग्र रखोगे और अपने को चिंतन लगातार करते रहोगे। क्योंकि किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि आप सारी चीज को छोड़ दो, लेकिन जब इंसान चिंतन करना छोड़ देता है तो वो व्यक्ति वहीं पर जड़ हो जाता है, यानी वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। चिंतन करना लगातार जारी रखना है कि हम एक कंडीशन को किस तरीके से, साथ में हमारे ऊपर जितना सपने माता पिता ने देखे हैं, हमारे मित्रों ने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करना है। अगर उनके सपने पूरे होंगे तो आप एक खुशहाल जिंदगी की ओर अग्रसर हो। निश्चित सबका एम्बिशन, सबका एक लक्ष्य होता है गवर्नमेंट नौकरी हासिल करना। तो गवर्नमेंट नौकरी आप निश्चित रूप से हासिल करोगे। अब बात करते हैं अपन मेनली जो कंपटीशन वाले व्यक्ति हैं, कंपटीशन वाले छात्र हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से जुड़कर मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहना। आज मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा कि अंग्रेजी है क्या है। इंग्लिश एक प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्यूशन के तौर पर। मैंने अभी आपसे बताया था कि प्रॉब्लम देखकर मत करो, अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करो और उसे प्रॉब्लम मत समझो। हर चीज को एक सॉल्यूशन में पढ़ो कि ये तो इसका सॉल्यूशन है। ग्रामर है, कोई भी आ गया, आपको स्पेलिंग एरर्स आ गए, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आ गया, आपके पास नरेशन आ गए, या फिर आपके पास पैसिव वॉइस आ गए, करेक्शन आ गए, कनेक्टिव्स आ गए, प्रीपोजिशंस आ गए, आर्टिकल्स आ गए, कोई भी टॉपिक आपके सामने, एंड आ गया, साइनो आ गया, परफेक्ट सफिक्स, जो भी आपके सामने है, सारी चीज को आप सॉल्यूशन के तौर पर पढ़ोगे कि इसे मुझे सीखना है। सीखने के पर्पज से अगर आप आओगे तो निश्चित रूप से आप इसको सीखोगे और यहाँ से आप एक अच्छी ऊर्जा के साथ तैयारी करने के लिए बैठ। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी पेंसिल तैयार कर लें और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे नोट कर लें, क्योंकि अगली क्लास जब भी मैं लूंगा तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। और जिसकी कोई भी अगर समस्या है तो आप डायरेक्ट मैसेज के जरिए आप मैसेज करें तो कोई भी आपकी समस्या, उस समस्या को
ना केवल कोई भी आपकी कंपटीशन से संबंधित कंफ्यूजन हो या सब्जेक्ट से संबंधित कोई परेशानी है तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं आज पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ इंग्लिश। क्या? इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश से पहले मोस्टली आज जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्री बीएसटीसी। आज मैं बीएसटीसी के बारे में बात कर लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश ध्यान रखना सारे बच्चों के लिए इंग्लिश, वो बच्चे जो 10वीं की परीक्षा की तैयारी करेंगे, वो बच्चे जो 12वीं की परीक्षा की तैयारी करेंगे, जो बच्चे इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, या वो बच्चे जो किसी बैंक पीओ का दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको टॉपिक मिस नहीं करना है बिल्कुल। आप मेरे साथ वीडियो तक अंत तक बने रहेंगे। ये नहीं कि प्री बीएसटीसी है तो प्री बीएसटीसी में हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर वही होती है जो आप पढ़ोगे। एक चीज बताओ मुझे, टेंस आप पढ़ रहे हो, 10वीं 12वीं में भी आपने पढ़े, 6ठी 7वीं में भी पढ़े हो, वही टेंस आपको कहाँ आ रहे हैं? कंपटीशन में आ रहे हैं। अब अपन सोच रहे हैं कि 6ठी 7वीं की चीजें टेंस, तो हमें क्या लेना देना है। अगर आपको इंग्लिश के अंदर नरेशन सीखने हैं तो आपके सिलेबस में वर्ड ग्रामर नहीं है, आपको नाउन प्रोनाउन की नॉलेज नहीं है, एडजेक्टिव एडवर्ब की नॉलेज नहीं है, तो आप निश्चित रूप से नरेशन नहीं कर सकते। आपको किसी मकान पे चढ़ना है तो मकान पर आप सीधे ढलान लगा के नहीं चढ़ सकते, आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना ही होगा। चाहे उस सीढ़ी का, प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व होता है। उसी तरीके से ग्रामर अंग्रेजी में प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक ग्रामर अपना महत्व रखती है। नाउन प्रोनाउन चाहे आपके सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन मेरे साथ आपको अंग्रेजी अगर सीखनी है, इंग्लिश को अगर आपको रुचि बनाना है तो सीखना जरूरी है और इस चैनल पर आपको लगातार बने रहना है। तो बात कर रहे हैं प्री बीएसटीसी की। प्री बीएसटीसी की हमें तैयारी, प्री बीएसटीसी होती कैसे? इसकी योग्यता होती है 12th पास। ये सब टीचर ट्रेनिंग होती है, यानी एक अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज हो, हर चीज के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। गवर्नमेंट एक कोर्स कराती है, बीएसटीसी, बीएड, डीएल, डीएलई, डीएड, काफी सारे एमएड, ये सारे कोर्स हैं। इनको करने के बाद हम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर अक्सर होते हैं कि बीएसटीसी कर ली तो हम थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हैं और उसके लिए अपन पात्र हैं और कंपटीशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बीएसटीसी का कोर्स करना होता है जो कि 2 साल का होता है। मैंने जैसे बताया 12th पास होते हैं, मोस्टली लड़के 12th पास जब करते हैं तो उन्हें कंपटीशन के एबीसीडी का भी पता नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि हम आगे भाई इंटेलिजेंट 90 बना ली, 95 बना ली, किसी की बच्चे की 10 97 98, किसी की 70 है, किसी की 60 है, किसी की 40 है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना कि मेरी 40 है तो 90 वाला कैसे हाथ आएगा, क्योंकि कंपटीशन में जिसके अंदर जज्बा होगा, जिसके अंदर जोश होगा, जिसके अंदर अपने सपने होंगे, वो निश्चित रूप से 40% वाला भी 90% वालों को मात देगा। तो अब बात करते हैं बीएसटीसी के सिलेबस की। क्या बात करेंगे अपन? बीएसटीसी के सिलेबस में संपूर्ण सिलेबस की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश पर बाद में बात करेंगे कि कौन से टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। बीएसटीसी के अंदर टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, बीएसटीसी के अंदर टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 3 अंक का। 2 से गुना 3 करेंगे तो कितने अंक हो गए? 600 अंक का क्या होगा? पेपर होगा, टेस्ट पेपर होगा। सारे क्वेश्चनों के 4 विकल्प होंगे, ए, बी, सी, डी। एक अच्छी बात यह है कि इस कंपटीशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपटीशन के अंदर कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि भाई कोई आपने सही किए और कुछ क्वेश्चन गलत किए हैं तो गलत क्वेश्चन के मार्क आपके सही क्वेश्चन के मार्क से कम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको 2 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको कोशिश करनी है। कोई एक ऑप्शन बनना है, हो सकता है आप लकी हो तो आपका कोई ऑप्शन सही चलेगा। तो पहली बात ये है कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। ऑप्शन आएंगे एबीसीडी,
एक क्वेश्चन आ गया, ABCD 4 ऑप्शन आएंगे, कोई एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट आंसर है, तो उसको करेक्ट आंसर को आपको नोट करनी है और वो हमारे मार्कशीट में बोला करना है। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली जो सीनियर वाले लड़के होते हैं उन्हें ये नहीं पता ओमआर मार्कशीट क्या है। ओमआर मार्कशीट एक पन्ना आएगा, एक क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में ही आपको पन्ना आएगा, उसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन की संख्या लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 2 से क्वेश्चन होंगे और A B C D ऐसे चारों क्वेश्चनों के सामने ऑप्शन होंगे। आपका A सही है तो A को आपको बोला करना, B सही है तो B को बोला करना, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करनी है। अब बात हो जाती है, आप सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं कि 70 अंक के क्वेश्चन आएंगे और हमें प्रयत्न करने की ज्यादा से ज्यादा अंक लाने हैं और हमें इसमें सिलेक्शन देना है। तो आपको देखो मोस्टली 4 सब्जेक्ट 4 भागों में ये पेपर होता है। कितने भागों में होता है? 4 भागों में। पहला आपको मैं बताऊं, एक तो आएगी इसमें जनरल नॉलेज, यानी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के 50% आएंगे, 50% आएंगे और उन 50% किससे संबंधित होंगे? सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा, यानी कितने नंबर हो जाएंगे ये अपने? 200 नंबर से 150 नंबर। दूसरा जो आएगा आपको वो आएगा रीजनिंग, यानी मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी बौद्धिक क्षमता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी आपके कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तीसरा आपको आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि। ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, शिक्षण जो अभिरुचि के क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे कि आप एक अध्यापक हो और एक छात्र, मोहन नामक एक छात्र है जो आपकी कक्षा में लगातार आवाज कर रहा है, बातें कर रहा है, तो आप उस छात्र को किस तरीके से ट्रीट करोगे। तो उसमें ऑप्शन जो 4 आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, A B C D। एक ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा जिसके लिए आपको 0 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 0। गलत का कोई अंक नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन सबसे अच्छा होगा, तीनों क्वेश्चन तीनों ही राइट होंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसके लिए 3 अंक मिलेंगे, उससे जो कम है उसके लिए 2 अंक मिलेंगे और जो सबसे तीसरे नंबर का होगा वो 1 अंक का होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि 3 अंक वाला आपका सही हो। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। अब बात करें लैंग्वेज, चौथे लैंग्वेज के भी आपको, लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा के जो आएंगे वो भी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 टीचिंग एप्टीट्यूड हो गए, 50 जनरल नॉलेज और 50 रीजनिंग, यानी कुल 200 अंक। लैंग्वेज भी 2 लैंग्वेज आपको करनी होगी। एक तो आपको इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे, 20। एक आपको शैक्षिक लैंग्वेज चुननी है, संस्कृत चुनोगे तो संस्कृत के आएंगे, हिंदी चुनोगे तो हिंदी के आएंगे और उर्दू चुनोगे तो उर्दू के क्वेश्चन आएंगे। वो कितने आएंगे? 30%, 20 और 30। तो आपको इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30%, 20% आएंगे, सॉरी कितने परसेंट आएंगे? 20%। और 20% अब ये कहें कि भाई हमें 20% क्यों पढ़ने, 20% के लिए इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो हम नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, वैसे ऑप्शन बढ़ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपको जो आपका कंपटीशन होगा उसमें से लगभग 70 और 80%, 70-80% क्वेश्चन तो सब जानते, लेकिन कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन का जो आधार होता है वो 30% क्वेश्चन होते हैं और उन 30% में आपके ये 20 क्वेश्चन भी डिपेंड करते हैं आपके सिलेक्शन पर। एक प्रश्न आपके सिलेक्शन को बिगाड़ सकता है, एक अंक से आपका सिलेक्शन, आप सिलेक्शन से रह सकते हैं। तो आपको एक अंक के लिए भी लड़ाई लड़नी है। अगर आपको उन बेरोजगार की भीड़ में से, हजारों की भीड़ में से एक व्यक्ति ऐसा बनना है जो स्पेशल हो, जो आप पहचान बनानी है, तो
आपको प्रत्येक चीज पर वर्कआउट करना होगा, प्रत्येक भाग पर आपको वर्कआउट करना होगा। आपकी जनरल नॉलेज को भी इम्प्रूव करना होगा, रीजनिंग को भी इम्प्रूव करना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड को भी करना होगा, लैंग्वेज को भी आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। लैंग्वेज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना केवल आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण होती है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करती है। आपने जैसा देखा होगा, मोस्टली जो इंग्लिश बोलते हैं उनको लोग बहुत डीपली सिंसियरली लेते, और जो इंग्लिश नहीं बोलते, जो इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करते, भाषा शैली उसकी हल्की हिंदी भाषा बोल रहे हैं, चाहे वो शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन उनको लाइटली, चाहे उनमें नॉलेज कितनी भी हो, क्योंकि आज इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप कई सारे भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्ती मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनडीए की जो टेस्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीनियर पास आउट किए, अभी 12th का साइंस का रिजल्ट आया, वो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए में क्या होता है, इंटरव्यू आप पास करें, इंग्लिश तो उसमें आती है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, लेकिन जब आपका इंटरव्यू इसमें मेन ड्रॉ अलग आता है, और इंटरव्यू में आपसे इंग्लिश में बातें की जाती है, इंग्लिश में ही आपका जो भाषा शैली है, आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसकी केस में भी लिखी जाएंगी इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश सुधारनी ही पड़ेगी। आज के युग में अगर आपको अपने आप को स्टेबलाइज करना है, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है और एक रोजगार पाना है, तो इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। आप क्या पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे, और लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज पढ़ाएंगे, इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाएंगे, मैंने अभी रखा लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज अपन इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ेंगे, अपन इसके रूप में पढ़ेंगे लैंग्वेज, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में तो अपनी हम पढ़ चुके हैं। इंग्लिश को अभी तक हमने सब्जेक्ट पढ़ा है, 10वीं तक हमने इंग्लिश को सब्जेक्ट पढ़ा था, और 11th हुई हमारी क्लास तो हमारे पास वो कंपल्सरी इंग्लिश जुड़ गई। बीए करी तो 1 साल हमारे साथ जबरदस्ती इंग्लिश हमने पढ़ी है, सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी, और सब्जेक्ट के तौर पर हम पढ़ते आए, तभी हमारे अंदर इंग्लिश के अंदर वीकनेस है। आपको मैं निश्चिंत कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहोगे, मेरे इस चैनल पर मैं लगातार सारा इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स कराऊंगा, और मैं मिस्टर नितिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके लिए लैंग्वेज यानी स्पोकन पर भी एक वीडियो डालें। स्पोकन पर भी आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियो देखने को शायद भविष्य में मिले, लेकिन अभी फिलहाल हम कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे हैं। कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश को नहीं पढ़ना, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर हम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए और अब तक इंग्लिश नहीं सीख पाए। हम इसे लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे, यानी खेल खेल में अपन अंग्रेजी सीखेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर लगातार मेरी वीडियो बने रहोगे, और मैं आपको आगे लगातार वीडियो, सारी वीडियो को मेरी वीडियो को देखोगे, तो मुझसे आप ये कहोगे कि इंग्लिश is the easiest language in the world, कि अंग्रेजी संसार की सबसे सरल भाषा है। ये केवल बातें नहीं है, ये मेरा विश्वास है। अभी तक मुझे लगभग 10-12 साल होगी पढ़ाते पढ़ाते, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मेरे से मिलने से पहले इंग्लिश ये बोलते थे सर बहुत टफ लैंग्वेज है, पता नहीं क्या है, क्यों है टफ, क्योंकि कभी तो आई के साथ एम लग रहा है, तो कभी सर बात लग रहा है, सर पता ही नहीं लगता क्या है, कब तो एम लगाते हैं, कभी आई के साथ हमें जो हैव लगा रहे हैं यानी वो क्वेश्चन मान रहे हैं आई करता, और कभी इसको अपन क्या मान रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मान रहे हैं, कभी प्लूरल सब्जेक्ट मान रहे हैं। कई बार कहते हैं कि बच्चे सर कभी हमें जो यस पढ़ रहे हैं, कभी एच को तो हैव प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, कभी आ कर रहे हैं, ये क्या है पता नहीं सर, इसमें जाने क्या होता है, कभी बॉयज बोलते हैं, कभी साइकोलॉजी में पीएस, ये सब साइलेंट वर्ड हो जाते, कोई साइलेंट कर देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामर होती है, जिस प्रकार से आपने गणित में पढ़ा होगा, 2 गुना 4, 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 आता है, कभी 5 नहीं आएगा, आता है क्या, कभी 5 नहीं आता, ना कभी 3 आता। 2 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। क्यों, ये फैक्ट है। क्या है, उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर फैक्ट है कि आई के साथ एम आया है तो आएगा, आई को
अभी आपने पढ़ा होगा शायद कि प्रेजेंट टेंस में इसको अपन आई को क्या मानते हैं, बहुवचन मानते हैं, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इसको एक वचन मानते हैं। आपने देखा होगा कि आई को सही आ रही है, आई को हम कई जगह क्या मान रहे हैं, बहुवचन और कई जगह एक वचन बना दे। मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आपको मैं बताऊंगा कि आई कभी, आप कभी ये मानते हो कि आई बहुवचन है? मैं ये कह रहा हूं कि आई कभी बहुवचन होता ही नहीं, आई कभी बहुवचन होता ही नहीं है। आई मैं, और मैं कभी अधिक हो सकता हूं? मैं तो मैं ही अकेला हूं, सिंगुलर हूं। तो इसका भी हर चीज का नियम है। मैं प्रत्येक चीज आपको बताऊंगा कि आई के साथ एम ही क्यों आया, इज क्यों नहीं आया, आई के साथ हैव क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया, आई के साथ वाज क्यों आया, वर क्यों नहीं आया। अभी तक आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप मेरे साथ पढ़ना, आपको प्रत्येक चीज का आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो मेरे से, मैसेज के जरिए आप लिख सकते हो, और मैं आपको प्रत्येक चीज का, हर चीज का सॉल्यूशन बताऊंगा, हर चीज का नियम बताऊंगा कि ये कैसे आया। देखो हाँ, जब अपन पढ़ना है तो हमें सीखना चाहिए 3-4 जवाब, क्या, ये चीज क्या है, क्यों ये चीज क्यों आई, और कहां ये चीज कहां से आई। तो ये और एक कब, यानी ये जो प्रश्न है इनके हमें जवाब आने चाहिए, जवाब आने चाहिए कि भाई आई के साथ एम क्यों लगा, भाई आर क्यों नहीं लगा, इज क्यों नहीं लगा, या हैज क्यों लगा, हैव क्यों नहीं लगा, या हैव क्यों लगा, हैज क्यों नहीं लगा। या फिर अपन का सेंटेंस है, सर ये नेगेटिव क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों है, जैसे वीएसटीसी काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, तो उसमें अपन को पता लगेगा कि भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वर्ड में है कि भाई एन का प्रयोग, एन का भाई ऑनर के साथ क्यों आया, ए क्यों नहीं लगाया हमने, या फिर द सब इसका द मून क्यों आया, ए मून क्यों नहीं आया। बहुत सारे आपके अंदर सवाल होंगे, बहुत सारे सवाल आपके अंदर पैदा भी होंगे, और जब तक आपके अंदर सवाल पैदा नहीं होंगे तब तक आपका पढ़ना उचित नहीं है। आपके अंदर सवाल होने चाहिए, और उन सवालों का आपको जवाब भी आप उनको ढूंढना चाहिए। जवाब नहीं मिले तो आप हमसे पूछ सकते हो कि ये जवाब सर कैसे होगा। मैं आपको निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं, आज विश्वास दिला रहा हूं कि इंग्लिश की आप ये कहोगे कि इंग्लिश तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब बात कर रहे हैं इंग्लिश, बात कर रहे हैं प्री बीएसटीसी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्री बीएसटीसी। तो प्री बीएसटीसी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आएगा क्या। सबसे पहले इसमें कॉम्प्रहेंशन क्या आएंगे, कॉम्प्रहेंशन का मतलब है यानी आपको गद्यांश आएंगे, क्या आएंगे, गद्यांश। और गद्यांश एक आएगा यानी 10-12 लाइन का कोई आपको एक कोई टॉपिक, किसी भी टॉपिक में संबंधित कोई आपकी एक ऐसे आ जाएगा, निबंध टाइप का आ जाएगा, या कोई स्टोरी आ गई, या फिर कोई भी चीज आ सकती है आपके सामने, 10-12 लाइन आएंगी। उन 12 लाइनों में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन को आपको पहले क्या करना है, 12 लाइन को पढ़ना अच्छे ढंग से, और उनको पढ़ के आप जो आसानी से उनमें से सवालों का आंसर दे सकते हो। इसके अलावा आपको स्पॉटिंग एरर्स आएंगे, स्पॉटिंग एरर्स यानी गलतियां छांटना, गलत शब्द छांटना या सही शब्द छांटना, यानी गलतियां ढूंढना। कई क्या होंगे, आपको मिसस्पेल्ड शब्द आएंगे, उनमें कोई लेटर कहीं अव्यवस्थित मिलेगा, उनको आपको सही करना है। क्वेश्चन आपको जैसे मैंने आपको बता दिया, सारे क्या क्वेश्चन आएंगे, वैकल्पिक आएंगे, सबके क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक राइट होगा और 3 बाकी के गलत होंगे। तो आपको क्या होगा, कोई सेंटेंस आ गया कि भाई फलाना सेंटेंस बॉयज, या कोई भी आपको आ गया कि इसकी सही मीनिंग क्या है, या बिकॉज आ गया, या मिसस्पेल्ड आ गया, मिसस्पेल्ड मिस लेटर आ गया, तो उसमें आपको बिकॉज क्या आ गई। तो इस तरीके से अब इसमें क्या आएगा, तो इस तरीके से आप आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे आप उनको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा नरेशंस, नरेशंस आएंगे, और नरेशन में हमें, मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉम्प्रहेंशन हो गया अपना, स्पॉटिंग एरर्स हो गया, नरेशन होंगे,
यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्हें अपन बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनके बारे में भी, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बीएसटीसी के अंदर। और इसके अलावा आपसे प्रेपोजिशन, आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। एक आएंगे आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस आपको आ गया और आपसे ऑप्शन आ गया कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, असर्टिव है, अफर्मेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, ऑपरेटिव है, ये सारी चीज आपसे पूछी जाए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस के अलावा आर्टिकल हो गए, आपके पास नरेशंस हो गए, और सेंटेंस कॉम्प्लीटेशंस आएंगे। सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन, सेंटेंस कॉम्प्लेक्शन आएंगे, और इसके अलावा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, वोकैबुलरी में से ये हैं, वोकैबुलरी में और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे, स्पेलिंग्स एरर्स आएंगे आपके, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी आपको आएंगे। क्या आएंगे? करेक्शन ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य को सही करना। गलत वाक्य आएगा उसको आपको सही ढंग से जमाना, प्रॉपर वे में जमाना है कि कहाँ किस तरीके से एचवी कहाँ का जमेगी, एमवी कहाँ आएगी, या सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एडजेक्टिव कहाँ आएगा, एडवर्ब कहाँ आएगा, ये सारी चीजें हमें करनी। अब बातें कर रहे हैं अपन, ये तो हो गया सिलेबस। सिलेबस के बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इंग्लिश के बारे में आपको ये लगेगा कि ये जितने अभी आपने ये देखा होगा कि गुरुजी ने क्या क्या करा दिया, पता नहीं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस या नरेशंस, ये जो चीज हैं इनका पता नहीं जाने क्या क्या कैसे कैसे होंगे। लेकिन जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप निश्चित रूप से आपको अंग्रेजी आती है। अब सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद में आज हम वीडियो को यही बंद करेंगे, और कल से मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले अपन वोकैबुलरी क्या पढ़ेंगे, वोकैब, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर है, वो स्टार्टिंग किससे हो रही है, लेटर से। लेटर क्या बना रहा है, वर्ड, वर्ड क्या है, वर्ड ग्रामर पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। और आपके वोकैब में से जो आपके सिलेबस में वोकैब में जो है सबसे ज्यादा जो अपन जोड़ देंगे वोकैबुलरी में से, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, स्पेलिंग एरर्स, इनके बारे में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि लिखने में ज्यादा जटिल नहीं है, बहुत इजी है, और इजी से इजी वे में आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको ये करनी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।